We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। हालांकि ये बात अलग है कि 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, तब उसके प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ल्ड का यूज नहीं होता था, बल्कि सोशलिस्ट के साथ साथ सेकुलर वर्ल्ड भी प्रीएम्बल में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के रूल में 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जोड़ा गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1947 में भारत का फाउंडेशन और इसका फ्यूचर प्लान वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अलग सोशलिस्ट लाइंस पे ही इमेजिन किया गया था। अब अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल हैं क्या, तो हम आपको याद दिला दें कि यूएस लेड वेस्टर्न इकोनॉमीज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटल गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप को प्राइवेट बिजनेसेस कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं, जबकि किसी भी वस्तु या सर्विस के प्राइसेस और उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करती हैं, जबकि गवर्नमेंट पूरी तरह से इसमें नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि थ्योरेटिकली प्रॉफिट मेकिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ ही कैपिटलिज्म का मेन एम है, जबकि उसके उलट फर्स्ट वाइल यूएसएसआर लेड सोशलिस्ट इकोनॉमीज में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जहां इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर लीड करते हैं, ताकि कंट्री के रिसोर्सेज और जनता दोनों का ही अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन होने से रोका जा सके। ऐसे में कहा जा सकता है कि थ्योरेटिकली पब्लिक वेलफेयर और इक्विटेबल सोसाइटी बिल्ड करना ही सोशलिज्म का मेन एम है। और इन दोनों मॉडल्स के बीच में कहीं खड़ा भारत आजादी के बाद से ही अपने हैवी सोशलिस्ट टिल्ट के साथ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर आगे बढ़ रहा था, जहां वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की तरह ग्रो तो करना चाहता था, मगर अपनी जनता के लिए एक जस्ट सोसाइटी भी बिल्ड करना चाहता था। ऐसे में सवाल है कि आज भारत की स्थिति क्या है? क्या वो आज भी सोशलिस्ट माइंडसेट से ही आगे बढ़ रहा है, या फिर अब वो भी यूएस की देखा देखी कैपिटलिस्ट हो चला है? क्योंकि जिस तेजी से भारत में पीएसयूज के ओनरशिप से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के क्रिएशन तक प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रही है, हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपने इस मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर चलते चलते कैपिटलिस्ट मॉडल की ओर मुड़ चुका है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की इस एज ओल्ड डिबेट में भारत है कहां। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब उसकी पर कैपिटा इनकम 267 रुपीस थी, और हमारी लगभग 3/4 पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे। साथ ही किसी भी देश की प्रॉपर फंक्शनिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में ना के बराबर था। ऐसे में भारत की इस रियलिटी को समझते हुए देश के फाउंडिंग फादर्स की ये कोशिश थी कि ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद हुए भारत में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज पैदा की जा सके, जहां भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेज फिर से कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाएं। आफ्टर ऑल, सुभाष चंद्र बोस से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सबको यही डर था कि यदि ऐसा हुआ तो आजाद भारत में भी आम आदमी की स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाएगी जैसी अंग्रेजी हुकूमत, मुगलों या राजे रजवाड़ों के अंदर थी। यही कारण था कि भगत सिंह भी अपने समय में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन को ही भारत के फ्यूचर के रूप में देखते थे, जहां वो चाहते थे कि भारत एक प्रोलेटेरिएट सोसाइटी बिल्ड करे, यानी ऐसी सोसाइटी जिसमें बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स ही अल्टीमेट एम हो। मगर भारत के लिए पूरी तरह से यूएसएसआर के फुटप्रिंट्स पर सोशलिस्ट मॉडल की राह पे चलना आसान नहीं था। आफ्टर ऑल, भारत को देश में प्राइवेट सेक्टर को भी बिल्ड करने की जरूरत थी। इसी कारण से इंडियन इकोनॉमी के लिए प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल की जगह हैवी सोशलिस्ट इंक्लिनेशन के साथ एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बनाने का चुनाव किया गया। इसी मॉडल ने भारत के इकोनॉमिक और सोशल फाउंडेशन को मजबूत करने का काम किया, जिससे आने वाले समय में भारत का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयूज के अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब तेजी से डेवलप होता चला गया। मगर कुछ दशकों बाद ही इस मॉडल में भी बढ़ते करप्शन, रेड टेपिज्म और लाइसेंस राज के चलते घटती एफिशिएंसी दिखने लगी, जिससे 1990s की शुरुआत होते होते भारत अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ता चला गया। साथ ही 1951 से लेकर 1990 की शुरुआत तक आते आते भी भारत इकोनॉमिक ग्रोथ का वो पेस नहीं पकड़ पा रहा था जैसी उससे उम्मीद थी। यहाँ तक कि इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हिंदू इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मिस रिप्रेजेंटेड टर्म्स भी दिए जाने लगे थे। ऐसे में भारत ने एक बार फिर
अपने इकोनॉमिक मॉडल में सुधार किए और 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एलपीजी रिफॉर्म्स करके देश की इकोनॉमी में गवर्नमेंट के कंट्रोल को डाइल्यूट करना शुरू किया। जहां भारत ने प्राइवेट सेक्टर को उभरने के नए मौके तो दिए ही, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेस्ट्रिक्शंस को भी लिबरलाइज किया, जिससे पब्लिक सेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। साथ ही भारत ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इस पॉलिसी ओवरटर्न का नतीजा ये हुआ कि लेट 1980s में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दरवाजे पे खड़ी इंडियन इकोनॉमी में नए प्राण फूंक दिए और देखते ही देखते भारत में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने जोर पकड़ लिया। इसका फायदा इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में साफ देखने को मिला, जहां 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के कुछ साल बाद से ही भारत की जीडीपी ईयर ऑन एन एवरेज 6 से 8% की ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, जबकि इसके पहले ये 3% के बीच फंसी हुई दिखाई देती थी। यही नहीं, देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर की बढ़ती प्रोडक्टिविटी और इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट की वजह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ भी तेज हो गई। लेकिन अब ये आंकड़े देखकर आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अगर भारत ने सोशलिज्म के ट्रैक को छोड़कर कैपिटलिज्म की राह चुन भी ली तो इसमें हर्ज क्या है। आफ्टर ऑल हमने अभी देखा कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से ही भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रैक पर सरपट दौड़ रहा है। फिर इसमें परेशानी क्या है? दोस्तों, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ ही देश में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो गई। इसी तरह लिबरलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मिलने वाला प्रोटेक्शन भी खत्म हो गया। वहीं अगर हम बीते 3 दशकों में आए चेंजेस को कंक्लूड करें तो हम पाएंगे कि इन सालों में देश के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन भी जोरों पर है। खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट के रेजिम में जिस तरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एयर इंडिया, आईडीबीआई और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने से लेकर एलआईसी और दूसरे पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप का डाइल्यूशन किया गया है, उसे देखते हुए इंडिया के भी कैपिटलिस्ट लाइंस पर आगे बढ़ने की बात तेज होने लगी है। गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सर्विसेज और उनके मेंटेनेंस को भी प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए हमेशा से गवर्नमेंट के लिए एक्सक्लूसिव रखे गए रेलवेज में भी अब प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, जहां लखनऊ टू न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन भारत की पहली प्राइवेटाइज ट्रेन बन गई है। इसी तरह एयरपोर्ट से लेकर देश की हेरिटेज साइट्स का मेंटेनेंस भी अब प्राइवेट हैंड्स में जाता दिखाई दे रहा है। साथ ही पीएम मोदी खुद आगे बढ़कर ये बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का बिजनेस में इंटरवीन करना सेंसिबल नहीं है। और इसी को देखते हुए अक्सर ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि भारत अब कैपिटलिज्म की राह पर चल पड़ा है, जहां मार्केट को पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है, जहां गवर्नमेंट का फोकस सोशलिस्ट मॉडल की तरह जॉब क्रिएशन और पब्लिक वेलफेयर से शिफ्ट होकर एफिशिएंट प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने की राह पर है। हालांकि ये बात सही है कि प्राइवेटाइजेशन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में बढ़ा यही प्राइवेटाइजेशन देश में कैपिटलिज्म की रीढ़ मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए एक समय में जहां आम जनता के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, वहीं आज बहुत से स्टेट्स में इनकी जगह महंगी प्राइवेट चार्टर्ड बसेस ने ले ली है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरी सर्विसेज भी प्राइवेट सेक्टर के अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल पे ही काम कर रही हैं, जिसका सीधा नुकसान देश की आम जनता को होता है। इसी तरह हाल ही में इंप्लीमेंट हुए कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स को लेकर भी, जहां एक और सरकार का तर्क था कि इन बिल्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है, तो वहीं इसके उलट इसके अपोज करने वाले फार्मर्स ग्रुप का ये कहना था कि इन्हें देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ देने के लिए लाया गया है। साथ ही जिस तरह रिसेंट पास्ट में देश में कॉर्पोरेट्स के बैंक बेलआउट्स और विलफुल डिफॉल्टर से जुड़े केसेस में तेजी आई है, उसे देखकर भी देश कैपिटलिस्ट माइंडसेट की ओर बढ़ता देखा जा रहा है। इसमें भारत में पॉलिटिकल और कैपिटलिस्ट के बीच के अनहोली नेक्सस की भी बात रखी जा रही है कि कैसे देश में पॉलिटिकल पार्टीज और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कुछ सिलेक्टिव कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसे ही कुछ स्पेकुलेशंस हमने इसी साल अडानी हिंडरबर्ग कंट्रोवर्सी के दौरान भी देखे थे। यही कारण है कि रिसेंटली रिलीज्ड क्रोनी कैपिटलिज्म रैंकिंग में भी भारत 10th रैंक पर दिखाई देता है। यही कारण है कि इंडिया के इस राइजिंग कैपिटलिस्ट ट्रेंड का सबसे बड़ा डिफरेंस हमें सोसाइटी के जनरल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में देखने को मिलता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट लाइंस पर आगे ले जाने के पीछे तर्क ये था कि भारत में एक इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। लेकिन अगर हम आज की स्थिति देखें तो ये बात सही है कि आज भारत कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करते हुए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन इसी के पैरेलल उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है, जहां आंकड़ों के बेसिस पर यह कहा जा रहा है कि कैसे बीते कुछ दशकों में एक और टॉप 1% की इनकम का गैप तेजी से ऊपर गया है, जबकि
बॉटम 50% का इनकम शेयर लगातार नीचे आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की तरह ही वेल्थ का क्रिएशन हो रहा है, जिसके बारे में ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत के टॉप रिचेस्ट 1% की मुट्ठी में देश की 40% से ज्यादा वेल्थ बैंड है। यही कारण है कि जहां एक ओर हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा 228.9 मिलियन पुअर पीपल रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2020 से 2022 के बीच देश में बिलियनर्स की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई, जहां देश के टॉप 100 रिचेस्ट की कंबाइंड वेल्थ 54.12 लाख करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। इसलिए 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों की लिस्ट में सबसे आगे था। लेकिन इस सब के बाद भी इंडियन इकोनॉमी और गवर्नेंस का कोर शायद आज भी सोशलिज्म है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कैपिटलिज्म की जो डेफिनेशन बताई थी, एक बार हम फिर उस पर चलते हैं। कैपिटलिज्म का सीधा मतलब प्रॉफिट मेकिंग से है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी को गौर से देखें तो क्या भारत इस डेफिनेशन में फिट होता दिखाई देता है? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के मार्केट इंटरवेंशंस की बात करें तो यात्रियों को सब्सिडाइज रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कराने से लेकर एयरलाइन इंडस्ट्री के प्राइवेट प्लेयर्स तक को अपने टिकट प्राइसेस को रीजनेबल बनाने को लेकर हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को मिलता है। इसी तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हमें ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में भी देखने को मिलता है, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के प्रॉफिट इस सुप्रीम और गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन के मोटो से बिल्कुल अलग है। सिमिलरली गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए मौजूद प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स और कंज्यूमर गुड्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज भी कैपिटलिस्ट मॉडल के बजाय सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में गवर्नमेंट इंटरवेंशन के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। आफ्टर ऑल, अगर हम ताजा मामले की ही बात करें तो देश के भीतर आईटी हार्डवेयर सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए भारत इन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की दिशा में कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आज भी पब्लिक वेलफेयर को ही प्रायोरिटी देती है। यही कारण है कि चाहे उज्ज्वला योजना के अंडर कुकिंग गैस सिलेंडर और इसी तरह एग्रीकल्चर से जुड़ी मैसिव सब्सिडीज हो या फिर मनरेगा या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट हर तरह से अभी भी पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करने की दिशा में प्रयास करती रहती है। हालांकि देश के फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की दिशा में इनमें समय के साथ कमी जरूर आई है, लेकिन रिसेंट बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2023-24 में भी फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल के सेगमेंट को रुपीस 3.74 लाख करोड़ की सब्सिडी एलोकेट की गई है। इस तरह देश में सबको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। वहीं अगर हम बीते 14 साल का डेटा उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि यदि हम कोविड क्राइसिस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दें तो भी गवर्नमेंट इन जनरल फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सब्सिडीज पर सब्सटेंशियली खर्च कर रहा है। इसी तरह पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, रूरल डेवलपमेंट स्कीम, राइट टू एजुकेशन जैसी पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी अनेकों स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिनका काउंटर एग्जाम्पल हमें किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता। और सोशल सेक्टर स्कीम्स को गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली बजट एलोकेट कर रही है। यहाँ तक कि कोविड क्राइसिस के दौरान जिस तरह गवर्नमेंट ने संकट की घड़ी में भी पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजेस और सभी के लिए फ्री कोविड वैक्सीनेशन इंश्योर करने की घोषणा करके देश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया, उसका एग्जाम्पल हमने किसी भी डेवलप्ड नेशन या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को नहीं मिला। ऐसे में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सोशलिस्ट लाइन पर एक वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स की थी, वो कोशिश आज भी उसी तरह चली आ रही है, जहां सेंट्रल और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी कदम तो उठा रही हैं, लेकिन उन्होंने सोशलिज्म के कोर को नहीं छोड़ा है। अब हालांकि ये बात सही है कि बीते 76 ईयर्स में भारत ने अपने इकोनॉमिक मॉडल में कई बदलाव किए, जो कि कहीं ना कहीं समय की मांग और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग जरूरी भी थे। साथ ही ये बात भी सही है कि बीते सालों में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की ओर भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। लेकिन अगर हम देश की राइजिंग पॉपुलेशन, उसके इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन जस्टिफाइबल भी दिखाई देता है, जहां गवर्नमेंट टाइमली इंटरवीन करने और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंग एक गाइड के रूप में खड़ी तो दिखाई देती है। यही कारण है कि जिस तरह देश ने 5 ईयर प्लान्स के मॉडल के अंडर एक प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल पर अपनी शुरुआत की थी, उसमें भी अब हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब बदलावों के बीच भी उसे अपने पब्लिक वेलफेयर और सोशलिज्म के संकल्प को नहीं छोड़ा। तभी देश में सोशल वेलफेयर इंश्योर करने और एक
इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की दिशा में आज भी देश की ट्राइबल और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जहां सबके लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें। और इसी का नतीजा है कि देश में राइजिंग इनइक्वालिटी के बावजूद भी यूएन के अनुसार हमारा देश बीते 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा है। ऐसे में भले ही हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर कभी सोशलिस्ट तो कभी कैपिटलिस्ट इंक्लिनेशन के आरोप लगते रहे हों, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका यही बैलेंस हमारे देश को आगे ले जाता दिखाई पड़ रहा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ग्लोबल पेस को आउटरन करते हुए लोगों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को भी इंश्योर कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, अ बेटर सॉल्यूशन देन प्राइवेटाइजेशन मे वेल बी गिविंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स autonomy to reform themselves and function free of political interference. Justify. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।